नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राम मंदिर निर्माण पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर राम मंदिर का जो मसला है वो सुलझता है तो वो भी राम मंदिर के निर्माण में सहयोग करेंगे, वहां पर ईंट लगाने जाएंगे। उनका ये बयान क्या दिल से दिया हुआ बयान है, या फिर उन्हें भी पता है कि 2019 का अगर चुनाव लड़ना है तो राम मंदिर का मुद्दा भी अहम होगा और महागठबंधन को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसमें उनका ये बयान कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है उसमें उनका सहयोग करेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चैनल हेड विनोद कुमार जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, फारूक अब्दुल्ला का ये बयान आना कि राम मंदिर का अगर मसला सुलझता है तो वो सबसे पहले मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे और ईंट लगाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये जो मसले हैं ये अदालत में सुलझने वाले नहीं है, इसे बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। देखिए, ये राजनीति से प्रेरित है ललित जी। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मंजे हुए सियासतदान है जी। और वो वक्त की नज़ाकत को समझते हुए बयान देते हैं। अभी बाई इलेक्शन की बात करेंगे, जब तारिक हमीद करा जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमपी थे, उन्होंने रिज़ाइन दिया था। उधर जब इलेक्शन हुई थी श्रीनगर में, तब कांग्रेस के समर्थन के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्शन जीती। आपने उस कैंपेन में भी उन्होंने जो बयान इस्तेमाल किए वो मौके की नज़ाकत के हिसाब से थे। उस वक्त अनरेस्ट फैला हुआ था और यूथ की हमदर्दी गेन करने के लिए उन्होंने कहा था कि जो कश्मीर में यूथ पत्थर चला रहा है वो किसी काज के लिए चला रहा है, यानी बिना आज़ादी का नाम लिए। उन्होंने कहा उनको रोज़गार नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, वो किसी काज के लिए चला रहा है। और हमने इसी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुंह से ये भी सुना हुआ है कि भारत को बम्बारमेंट करनी चाहिए पीओके में, उस जगह पर जहाँ पर कैंप्स चल रहे हैं। तो ये मौके की नज़ाकत के साथ, और इतने सुलझे उतने मंजे हुए सियासतदान नहीं मंदिर के नाम पर सियासत नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे। उनके जो बयान आते हैं वो तो आपने कहा कि राजनीति से प्रेरित हो, हवा का रुख जो तय करते हैं। क्या कहा जाए कि ये बयान इसलिए आया है क्यों ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि फारूक अब्दुल्ला भी महागठबंधन का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगर इनकी मुलाकातें देखो कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों के साथ, और उन्हें मालूम है कि अगर राम मंदिर के निर्माण को लेकर अदालत का फैसला आ गया 2019 में तो सारा क्रेडिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी ले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसको हम इसे लॉक कर दें तो ठीक रहेगा। और ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकसभा में और विधानसभा में प्री पोल अलायंस भी कर सकते हैं। इन संभावनाओं को, इन आशंकाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। और इसी तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी चाहते हैं कि हो ना हो कहीं फर्स्ट हेयरिंग में ही अगर होता है, फेवर में जाता है तो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में यह क्लियर कर दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शन आती है तो अध्यादेश लाने में वो बिल्कुल देरी नहीं बरतेंगे। अलबत्ता जब तक कोर्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक राम मंदिर के नाम पर राम मंदिर के निर्माण को लेकर के कोई अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। एक आशंका डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ये भी है कि कहीं पूरा का पूरा क्रेडिट ना ले जाए। आपको क्या लगता है कि ये पूरा राजनीति से प्रेरित है सर, या वाकई उनके दिल में है कि हाँ राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए? देखिए, मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान राजनीति से प्रेरित है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही ऐसे सियासतदान है, मुस्लिम सियासतदान है, मुस्लिम वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता था मैं, जो राम भजन गाते रहे। और हमने बड़ी मर्तबा इनको सुना भी है। और जब इनका मूड करता है, किसी जगराते में जाते हैं, किसी फंक्शंस में जाते हैं और भगवान राम का भजन गाते हैं, तो कई बार पॉलिटिकल स्टंट चलने के लिए वो व्यक्ति भी सूट करता है। ये जो बयान है ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर सूट भी करता है क्योंकि वो राम भजन गाते रहे। कश्मीर की बात करूंगा, त्राल की बात करता हूं मैं। वहां पर आज एक सिख युवक के जो हत्या कर दी गई है, और क्या लगता है कि एक फिर से सिखों को टारगेट किया जा रहा है? और दूसरा सवाल यही है कि अब वो अलगाववादी कहाँ हैं जो निर्दोषों के मारे जाने पर बवाल काटते हैं, या फिर कोई आतंकी घटना हो जाए, आतंकवादी, खासकर आतंकवादियों का जब उनका खात्मा होता है, वो मारे जाते हैं सेना के द्वारा, उनको लेकर वो बंद का ऐलान करते हैं। तो इस पर क्या?
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर में जो सिख रह रहे थे वो अपने आप को इस वक्त सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बारामूला हो, त्राल हो, जहाँ भी जिन पॉकेट्स में सिख भी रह रहे थे वो अपने आप को पूरी तरह महफूज महसूस कर रहे थे। और कई सिखों के हमने जो बयान है प्रो अलगाववादी भी सुने, और इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके कई जनसभाएं भी वो करते रहे। लेकिन इस किलिंग के बाद लगता है कि कोई ना कोई स्ट्रेटजी जो है उसमें बदलाव आया है, कि मिलिटेंट्स आउटफिट्स में कोई बदलाव आया है। और सुनने में ये भी आया है कि जिसकी हत्या की गई है उसका भाई ने शायद इलेक्शन भी जीते हैं हाल ही में जो पंचायत हुआ है। तो ये एक अच्छे संकेत नहीं है ललित। वहाँ पर सिखों और दूसरे धर्मों के बीच में आपसी तालमेल बड़ा ज़रूरी था, और ये लंबे समय से चलता आ रहा था, क्योंकि पहले कश्मीरी पंडितों को ऑलरेडी वहाँ से निकाला जा चुका है। हाँ, छत्तीस सिंहपुरा में भी हुआ था। लेकिन अब खाली सिख समुदाय के लोग बचे हुए थे, कुछ क्रिश्चियंस, कुछ कश्मीरी पंडित नॉमिनल से, और मुस्लिम समुदाय के लोग। सिख समुदाय का, जैसे मैंने पहले ही कहा था, कि वो खुद को बड़ा सिक्योर महसूस करते हैं। इस किलिंग के बाद सिख समुदाय में दहशत ना फैले, उनमें किसी तरह का कुछ आशंकाएं ना फैले, इसलिए अब सरकार को कोई अपने पैमाने पर कुछ करने की ज़रूरत है कि उनका जो ट्रस्ट डिफिसिट है वो और कम किया जाए। मतलब जो उनमें लगता है कि फासला ना बढ़ जाए सिखों और मुसलमानों के बीच में, इसको लेकर के सिख नेताओं को भी और मुस्लिम नेताओं को भी मिल बैठकर कोई चर्चा करनी चाहिए और बीच का रास्ता करना चाहिए, और उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो दोनों के बीच में फासला क्रिएट करना चाहते हैं। अलगाववादियों का इस कत्ल पर चुप्पी साधना, क्या क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि अलगाववादी सेपरेटिस्ट लीडर्स, जो सुलझे हुए लीडर्स हैं, उनको बाहर आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये हम दोनों का जो भाईचारा है, आपसी भाईचारा, उसको मेंटेन करने के लिए उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और मुझे लगता है कि कंडेम भी करना चाहिए, कंडोल भी करना चाहिए, और बंद की कॉल हो सके तो बंद वैसे कोई हल मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन यह है कि खुलकर बाहर आना चाहिए, उससे परिवार के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज चला जाए। जो काम सरकार ने करना है वो सिख नेता और मुस्लिम नेता, अलगाववादी सेपरेटिस्ट नेता काम करे, क्योंकि दोनों के बीच में जो आपसी भाईचारा है उसको मेंटेन करने के लिए दोनों के नेताओं को बैठने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, अलगाववादी नेता इस तरह की हिम्मत जुटा पाएंगे, गट्स होंगे? क्योंकि अलगाववादी नेताओं ने अब तो गुजारिश की है लोगों से कि जिस तरह से जामा मस्जिद, वहाँ पे मस्जिद में जिस तरह से आईसिस के जो काले झंडे जहाँ पे फहराए गए और कब्जा सा कर लिया गया था, तो उसे देखते हुए क्या इनके पास इतना जिगरा होगा, इतने गट्स हैं कि पब्लिकली बाहर आएंगे और ये लोगों की हिमायत के लिए कहेंगे कि इस तरह से ना किया जाए? देखिए ललित, आज का ये मेजर डेवलपमेंट है जो जिसको आपने डिस्कस किया है। जामा मस्जिद में आज अलगाववादी नेता एकजुट हुए और उन्होंने यूथ से इन्वॉल्व किया है, कि उनसे यूथ से गुजारिश की है कि जो भी उनकी ग्रीवियंसेस हैं उसको लेकर के वो उनके पास आए, ना कि ऐसे संगठनों के पास आए, ISIS जैसे संगठनों के पास। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि अलगाववादियों को भी लगता है कि जो सांप हमने पाले थे, जिन सांपों को हमने दूध पिलाया था, कहीं उनको डसे ना। इसी जगह पे मॉब लिंचिंग भी हुई थी, हम सब जानते हैं, DSP को मारा गया था, DSP को शहीद किया गया रादर। तो इस तरह की उनको लगता है कि उनकी स्पेस कम ना हो जाए और यूथ जो है दूसरी गलत जगह ना चल जाए। आज उनको आईना दिख गया है, जैसे ISIS के झंडे चढ़ाए गए, वहाँ पे कब्जा किया गया, और पहले यही कहते थे कि जामा मस्जिद में CRPF नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब इनको इस चीज़ की भी ज़रूरत का एहसास हो गया है कि CRPF होगी तभी हमारी जामा मस्जिद में ISIS के लोग नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का एहसास हुआ, तभी उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी और यूथ को कहा है कि आप अपनी ग्रीवियंसेस, अपनी दिक्कतें हमारे समक्ष रखें, और जो हम मिशन लेके चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन सर, अगर ISIS की हम बात करें, उनका खुले तौर पर पहले तो छुटपुट होता था कि एक प्रोटेस्ट में ये झंडे लहराए जाते थे, वो भी चलो चल, मतलब खैर सरकार उसके खिलाफ काम नहीं कर, मतलब कार्रवाई नहीं कर पाई। लेकिन अब जिस तरह से मस्जिद के अंदर इस तरह के झंडे लहराना, ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि आईसिस जो है वो अब अपनी पैठ जो है श्रीनगर घाटी में ज़्यादा मजबूत कर रही है। देखिए, ये अच्छे संकेत नहीं है, टू बी फ्रैंक। और इस तरह के संकेत
आपको बता दें कि ISI के पास गन कल्चर है, उनके पास आर्म्स एम्यूनिशन आ सकता है, इसीलिए सेपरेटिस्ट भी डर रहे हैं कि कहीं अगर ये कल्चर दोबारा से शुरू हो गया, हमारी कमान से बाहर चला गया, तो ये लोग हमें भी नहीं छोड़ेंगे। असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि सांप पा लिया, दूध पिला लिया, अब डर है कि ये हमें ना काटे, इस वजह से उनको लग रहा है। और इसकी जामा मस्जिद के भीतर जाके कब्जा करना, झंडे फैलाना, ये अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि इस पर अगर हम गवर्नर की मतलब प्रशासन की, हम राष्ट्रपति जो शासन यहाँ पे लागू है, उसमें जो हमारे जो अधिकारी हैं उनकी खामोशी या फिर उनके खिलाफ एक्शन ना लेना, ये भी तो बढ़ावा दे रहा है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। देखिए ललित, इन चीज़ों को हवा देने से ये चीज़ें और फ्लेयर अप होती हैं। ठीक है, हम गवर्नमेंट पर, सिक्योरिटी एजेंसीज पर पिन पॉइंट नहीं कर सकते। ठीक। उन्होंने हो सकता है कितने यूथ को जो ISI के साथ संपर्क में हो या जिन्होंने झंडा फहराया हो, क्योंकि हमारे निज़ाम में भी बड़ी मिन्यूटली सिस्टम को चेक किया जाता है, पब्लिक को ये जानना बड़ा ज़रूरी है ना, तभी वीडियोग्राफी की जाती है। तो बहुत सारे लोग अरेस्ट किए गए हैं। अब ये IS के नाम पे अरेस्ट किया जाता तो मुझे लगता है कि फिर ज़्यादा फ्लेयर होता, क्योंकि लोग ज़्यादा ज्वाइन करें। हालांकि DGP ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि काफ़ी लोग अरेस्ट किए, क्योंकि जब वीडियोग्राफी होती है, खुद ये लोग वीडियो बना करके चढ़ाते हैं, तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इतना सिस्टम एजेंसीज के पास है। अब गृह मंत्री साहब की बात करें तो उन्होंने कहा कि लोकसभा के साथ अगर रियासत के चुनाव होते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये तय करना है चुनाव आयोग को। आपको क्या लगता है कि जो केंद्र सरकार है वो भी ये चाहती है कि साथ ही साथ चुनाव हो जाए, या फिर वही चाहेगी कि पहले लोकसभा का नतीजा देखा जाए फिर राज्यसभा के रियासत के राज्य के चुनाव हों? देखिए, सूट करता है यूनियन गवर्नमेंट को, जो भी हो केंद्र में। जम्मू जैसी स्टेट में अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में सरकार बन जाती है दोबारा, यानी रिपीट हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो एक गुंजाइश रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की फिर से बनी रहेगी। उसकी वजह यह है कि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस और BJP स्टेक पे थे। अब आप देखिए कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी सक्रियता से आ गई है। एक सेक्शन और जो है, जो अल्ताफ बुखारी एंड पार्टी है, वो भी हट के हो रही हैं, तो एक स्कोप सा बना रहेगा। एक साथ करवाते हैं तो इस थोड़ा सा डामाडोल रहेगा। तो मुझे लगता है कि यूनियन गवर्नमेंट को सूट करेगा कि पहले लोकसभा तय तो चुनाव आयोग को करना है, पहले लोकसभा के चुनाव करवाया जाए, उसके तत्काल हुकूमत बनाने के बाद तत्काल बाद विधानसभा के भी करवाया जाए, ताकि एक गुंजाइश जो है बची रहेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो आज के जो खास खबरें थी उस पर जो हमने चर्चा की, उस पर यही नतीजा है कि कहीं ना कहीं लोगों को, खासकर मैं श्रीनगर की बात करूंगा, कि जो मस्जिद में IS के जो झंडे लहराए गए, उस पर जिस तरह से अलगाववादी नेताओं ने आम पब्लिक से जो गुजारिश की है कि वो इस तरह की जो घटना है उसमें शामिल ना हो, वो एक अच्छा संकेत है। अगर यही अलगाववादी नेता बाकी पब्लिक को समझाए कि वो पत्थरबाजी में भी मुलव्विस ना हो, तो ये भी एक अच्छा ही मैसेज आएगा। फिलहाल कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों पर, उस पर हम चर्चा करेंगे कि उस खबर के पीछे की हकीकत क्या है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।